हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। भारत में किसी तरीके के चुनाव प्रक्रियाओं को निर्धारित करना हो या किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तरीय यहाँ पर चुनाव का पार्टी के रूप में दर्जा देना हो या किसी प्रकार में उसमें संशोधन करना हो या चुनाव प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर आचार संहिता के उल्लंघन करने वाले को वहाँ पे सजा इत्यादि के संदर्भ में चुनाव आयोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था के रूप में कार्य करती है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को स्थापित करने में निर्वाचन आयोग अपने आप में भारत की एक संस्था है जो कि वर्तमान समय में भारत के लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को सही तरीके से और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष माध्यमों से चुनाव को संकल्प कराती है। तो आज हम यहाँ पर समझेंगे चुनाव निर्वाचन आयोग के बारे में, इसकी हाल फिलहाल अभी चर्चा का विषय क्यों रहा है और साथ ही इससे संदर्भित अन्य प्रावधानों को। सबसे पहले आइए समझने की कोशिश करते हैं कि निर्वाचन आयोग को लेकर अभी एक सूचना आई है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। कि खर्च की सीमा को लेकर यहाँ पर भारतीय निर्वाचन आयोग ने पूर्व राजस्व सेवा अधिकारी महानिदेशक जो है अन्वेषण श्री हरीश कुमार और महासचिव तथा महानिदेशक व्यय श्री उमेश सिन्हा की सदस्यता में एक समिति का गठन किया है। तो यहाँ पर 2 सदस्यीय समिति है जो कि श्री हरीश कुमार श्री उमेश सिन्हा के द्वारा यहाँ पर दोनों को मिलाकर बनाई गई है। इस समिति के अंतर्गत यहाँ पर हम देखें तो 2 चीजों पर ज्यादा फोकस होगी। समिति की जो जांच है वो है मतदाताओं की संख्या में वृद्धि और महंगाई दर में जो बढ़ोतरी हुई है, इन दोनों को यहाँ पर देखेंगे और उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। साथ ही यहाँ पर उम्मीदवारों की जो खर्च सीमा है उसमें किन किन इन दोनों ही पहलुओं का क्या प्रभाव पड़ता है वो भी इस आयोग के द्वारा यहाँ पर जांचा परखा जाएगा। इसके अतिरिक्त कोविड-19 के मद्देनजर विधि और न्याय मंत्रालय ने 19 अक्टूबर 2020 को निर्वाचन अधिनियम 1961 के नियम संख्या 90 में संशोधन अधिसूचित कर वर्तमान में खर्चों की सीमा में 10% की बढ़ोतरी की है, जो कि हाल फिलहाल बिहार के राज्य में चुनाव हैं और आगे चलकर कुछ अन्य राज्यों में भी चुनाव होने हैं। और ये जो बढ़ोतरी की गई है खर्च की सीमा जो है वर्तमान में जारी चुनाव के संदर्भ में लागू होने वाले हैं। तो इसके संदर्भ में जो समिति स्थापित की गई है, इस समिति ने कुछ अन्य मुद्दों को भी जांचने परखने का इनको जिम्मा सौंपा गया है। तो इसको समझ लेते हैं कि किन किन क्षेत्रों से रिलेटेड, किन किन विषयों से रिलेटेड ये जांच करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखें तो देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाताओं की संख्या में बदलाव और इसका खर्च पर प्रभाव का ये आकलन करने वाले हैं कि जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ी है और उसके अनुरूप जो चुनाव में खर्च होने हैं तो वहां पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो 10% की बढ़ोतरी की गई है। दूसरा, लागत मुद्रास्फीति सूचकांक में बदलाव और इसके चलते हाल के चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा किए जा रहे खर्च के तरीकों का भी आकलन किया जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे खर्च किए जा रहे हैं उम्मीदवारों के द्वारा। इसके अतिरिक्त समिति राजनीतिक दलों और अन्य संबंधित पक्षों से उनके विचार भी जानेगी कि यहाँ पर यह समिति जांच प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए, साथ ही सभी पक्षों का यहाँ पर उनका मत क्या है, वो क्या सोचते हैं और किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, तो यहाँ पर पार्टी संबंधित लोगों से भी ये चर्चा करेंगे। खर्च पर प्रभाव डालने वाले अन्य पहलुओं का परीक्षण किया जाएगा, संबंधित मुद्दों का परीक्षण किया जाएगा और साथ ही समिति अपने गठन के 120वें दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगी। अर्थात यहाँ पर 4 महीने का समय सीमा दी गई है। 4 महीने में ये अपनी रिपोर्ट को पूरी तरीके से सबमिट करेंगे और सबमिट करने से पहले वो इन सारी पक्षों का मूल रूप से आकलन करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि निर्वाचन आयोग को लेकर यहाँ पे जो समिति जो चुनाव में खर्च को लेकर 10% की बढ़ोतरी की गई है उसकी जांच प्रक्रिया को लेकर यह समिति गठित की गई है। लेकिन इसके अतिरिक्त ये तो करंट आधारित क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। अब आइए यहाँ पर कुछ विशेषित प्रक्रिया के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, इसका जो गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 में हुआ था और वर्तमान समय में जो 25 जनवरी है उसे हम मतदाता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अधिकार क्षेत्र आपको पता है भारतीय निर्वाचन आयोग है तो भारत के अंतर्गत ही रहेगा। संवैधानिक प्रावधानों की अगर हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में तो भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक यहाँ पर निर्वाचन आयोग और निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या की जाती है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, निर्वाचन आयोग को भाग 15 में उल्लेखित किया गया है। अनुच्छेदों की यदि यहाँ पे बात करें तो 324 से 329 तक की व्याख्या है। निर्वाचन आयोग के बारे में एक चीज और समझ लेते हैं कि यह एक अखिल भारतीय निकाय है, अर्थात पूरे भारत में ये इनके पास अधिकार होंगे जो केंद्र व राज्य सरकारों के लिए चुनाव संबंधी दिशा निर्देश का कार्य करता है कि चुनाव किस तरीके से होंगे, कैसे आयोजित किए जाएंगे, कब आयोजित किए जाएंगे, समय सीमा क्या होगी और उससे संबंधित सारी प्रक्रियाओं को लेकर। इसके अतिरिक्त
उल्लेखनीय है कि राज्यों में होने वाले पंचायतों व निगम चुनावों के चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारत के संविधान में अलग राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है। तो एक चीज को यहाँ पे समझ लेते हैं, केंद्र स्तर से रिलेटेड जो भी चुनाव है, राज्य के लेकर चुनाव है, वो तो ये कराती है, लेकिन पंचायत और निगम के जो चुनाव होते हैं वो कौन देखता है? आपका राज्य निर्वाचन आयोग यहाँ पर देखता है। चलिए, तो इसके अतिरिक्त आपको समझा दिया जाता है कि निर्वाचन आयोग की संरचना यहाँ पर कैसी है। देखिए, निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आपके आयुक्त यहाँ पर होते हैं। टोटल जो सदस्य संख्या होती है वो 3 होती है। यहाँ पर समय समय पर जो राष्ट्रपति के दौरान इनकी संख्या को कई बार कम और ज्यादा भी अलग अलग समय पर किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या का चुनाव आयुक्त होंगे। अब राष्ट्रपति कितनी करता है? समटाइम 1 भी है, समटाइम 3 भी होते हैं। वर्तमान में यहाँ पर निर्वाचन आयोग में 3 सदस्यीय संस्था है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य सदस्य हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की और दोनों ही अन्य आयुक्तों की भी यहाँ पे नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। जब कोई निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है, तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है, जिसे वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे। तो यहाँ पर जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है वो राष्ट्रपति को सलाह देता है कि प्रादेशिक स्तर पर हम किसको यहाँ पर आयुक्त के रूप में, निर्वाचन आयुक्त के रूप में गठित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों व क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है, ना कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो राष्ट्रपति के पास ही यहाँ पर निर्वाचन आयोग से रिलेटेड सभी प्रकार की नियुक्तियों, अधिकार और वहां पे शक्तियां इनके पास होती हैं। एक चीज और यहाँ पे समझ लीजिए, जो कि फैक्ट है, पुराना डाटा है, वर्तमान समय में आपके लिए जरूरी वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी 1950 से 1989 तक यहाँ पर आयोग एक सदस्यीय निकाय था, और लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान किया 21 से घटाकर 18 वर्ष करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पे 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त कर दिया गया। साथ ही 1990 में यह निकाय पुनः एकल सदस्यीय निकाय बना और 1993 में इसे 3 सदस्यीय कर दिया गया। तो जैसा मैंने कहा कि निर्वाचन आयुक्त की जो संख्या होती है, निर्वाचन आयोग की जो सदस्य संख्या है, वो कभी ज्यादा और कभी कम रही। स्टार्टिंग के समय में ये 1 सदस्यीय रही, उसके बाद फिर ये आपको 2 सदस्यीय हो जाती है। 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से 3 सदस्यीय होती है। 1990 में 1 सदस्यीय और 1993 में फिर से 3 सदस्यीय है। वर्तमान समय में भी यह 3 सदस्यीय निकाय है। अगली बात कर लेते हैं निर्वाचन आयोग के कार्य एवं कार्य प्रणालियों के बारे में कि क्या क्या कार्य यहाँ पे निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं। पहला काम है, निर्वाचन आयोग के पास यह उत्तरदायित्व है कि वह निर्वाचन का पर्यवेक्षण, निर्देशन, आयोजन करवाए, साथ ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधान के चुनाव यहाँ पर करता है। तो चुनाव कराने का काम है, पर्यवेक्षण करने का काम है, निर्देशन का कार्य है। इसके अतिरिक्त निर्वाचक नामावली भी तैयार इसके द्वारा की जाती है कि कौन कौन से वहां पे लोग यहाँ पर निर्वाचक के अंतर्गत, इलेक्शन के अंतर्गत वहां पे उनका नाम किसका रहेगा, किसका नहीं रहेगा, कौन कौन से क्षेत्र में कितने लोग हैं, ये भी वहां पर निर्वाचक नामावली तैयार करवाता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण भी करता है। साथ ही यहाँ पर राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय, राज्य स्तर के दलों के रूप में वर्गीकरण, मान्यता देना, दलों को, निर्दलियों को वहां पे चुनाव चिन्ह प्रदान करना, ये भी किसका काम है? आपका यहाँ पर निर्वाचन आयोग का काम होता है। इसके अतिरिक्त सांसद, विधायक की अयोग्यता, दल बदल को छोड़कर पर राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देना। देखिए, वर्तमान समय में कई जगहों पर ये समस्याएं देखने को मिलती रही हैं, जहां पर दल बदल के स्थितियों को भी आपको देखने को मिलता होगा। विधानमंडल या संसद के जो भी सदस्य हैं, सांसद सदस्य हैं या विधायक हैं, उनकी सदस्यता को लेकर सवाल आते हैं। इसके अतिरिक्त गलत निर्वाचन उपायों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित करना भी किसका कार्य है? निर्वाचन आयोग का है। तो ये तो हो गया उनके कामों के बारे में। अब बात करते हैं कि भारत में निर्वाचन सुधार कब कब हुए और उसके अंतर्गत कौन कौन से सुधार इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर 3 चरणों में निर्वाचन के कह सकते हैं निर्वाचन सुधार हुए हैं। पहला जो सुधार निर्वाचन के स्तर पर देखने को मिलता है वो है 1950 से 1996 के समय में। प्रथम चरण में जो सुधार आपको देखने को मिलते हैं, जो पहला सुधार है कि मतदान की आयु 18 वर्ष निर्धारित थी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। दूसरा, फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी किया गया। तीसरा, ईवीएम का प्रचलन प्रारंभ किया गया। चौथा, 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई गई। 5वां, उम्मीदवार की डेथ पर चुनाव कैंसिल नहीं होना। तो ये सुधार जो किए गए आपके प्रथम चरण में 1950 से 1996 के मध्य ये सुधार किए गए अलग अलग समयों पर।
द्वितीय चरण में भी कुछ सुधार किए गए, जैसे कि 1996 से 2000 के मध्य यहाँ पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रमशः 50-50 और 20-20 अनुमोदक प्रस्ताव यहाँ पर होने चाहिए। अच्छा, 50 लोग यहाँ पर राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर 20 लोग यहाँ पर अनुमोदक या प्रस्तावक यहाँ पर होने चाहिए, अनुमोदक प्रस्ताव। इसके अतिरिक्त जमानत धन, अर्थात यदि मान लीजिए आप चुनाव लड़ते हैं और आपको एक निर्धारित स्तर पर वोट नहीं प्राप्त होता है तो वहां पर आपकी जमानत जब्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में आपको 15,000 रुपए आपको उसके लिए जमानत धन देना पड़ेगा। 1999 में पोस्टल बैलेट की भी यहाँ पर चुनाव को लेकर जो भी वोट डालने की जो प्रक्रिया थी उसमें क्या प्रयोग किया गया, पोस्टल बैलेट की शुरुआत हुई। तीसरे चरण का चुनाव 2000 से लेकर वर्तमान समय की स्थितियों में हम देखते हैं तो वीवीपैट की स्टार्टिंग हुई, प्रॉक्सी मतदान प्रारंभ हुए, एग्जिट पोल प्रतिबंध लगे, नोटा पर का प्रावधान लेकर आया गया, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, 20,000 से ज्यादा के यहाँ पर आप चुनाव वहां पर नहीं लड़ सकते हैं यहाँ पर, सॉरी। इसके अतिरिक्त जो कि खर्च यहाँ पर होना चाहिए, खर्च पर निर्वाचन आयोग को जानकारी कितना आप खर्च कर रहे हैं उसकी जानकारी देना, पिंक बूथ जैसी प्रक्रियाएं लेकर आई गई महिलाओं के संदर्भ में, जीपीएस आधारित ईवीएम की वहां पर ट्रैकिंग की जा सके, वीवीपैट से मतगणना वहां पर प्रारंभ की गई थी। ये सारी प्रक्रियाएं आपको लेकर गई। साथ ही यहाँ पर सी विजिल नामक एक ऐप लेकर आया गया जिसके माध्यम से 100 मिनट में विवाद निपटाने की प्रक्रिया पर चुनाव संबंधित कोई भी समस्याएं हैं तो उसको 100 मिनट के अंदर विवाद को सुलझाने के लिए इसको लेकर आया गया। तो ये कुछ सुधार यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त अधिनियम संशोधन 1988 से इस प्रकार के संशोधन भी किए गए, जैसे कि पहला है कि इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का प्रयोग किया जा सकेगा। वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में इसका सर्वत्र प्रयोग किया था, 2014 के बाद लगातार मतदान में इसका प्रयोग हुआ। तो इसके लिए भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो प्रयोग करने की बात है सबसे पहले यहाँ पर 2004 के लोकसभा चुनाव में किया गया और उसके बाद यहाँ पर 2014 के बाद इसका लगातार मतदान के रूप में हर जगह पर प्रयोग हो रहा है। दूसरा है राजनीतिक दलों का निर्वाचन आयोग के पास अनिवार्य पंजीकरण करवाना होगा। यदि वह चुनाव लड़ना चाहे तो कोई भी दल तभी पंजीकृत होगा जब वह संविधान के मौलिक सिद्धांतों के पालन करे तथा उनका समावेश अपने दलीय संविधान में करे। और तीसरा, मतदान केंद्र पर कब्जा और जाली मत जैसी चीजों को यहाँ पर अधिनियम संशोधन 1988 के द्वारा संशोधित किए गए, उससे संबंधित प्रावधान लेकर आए गए। तो ये तो सारी चीजें हो गई जहां पर हमने चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग के बारे में यहाँ पर देख लिया। अब निर्वाचन आयोग के साथ साथ जो आपके निर्वाचक आयुक्त होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनसे संबंधित गतिविधियों के बारे में भी आप जानकारी यहाँ पे जरूर हासिल कर लें क्योंकि इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आपको आते हैं। तो आइए जानते हैं कि यदि किसी निर्वाचक आयुक्त को पदच्युत करना हो तो उससे संबंधित क्या क्या प्रावधान है। पहला कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल निश्चित है, उसे उसके पद से उसी रीति से हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा कदाचार व दुर्व्यवहार का दोषी पाए जाने पर। विदित है कि भारत में निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल है वो तब तक उस पर बना रह सकता है। अगर हटाया भी जाएगा तो किस आधार पर, कदाचार और दुर्व्यवहार के आधार पर, और हटाने की जो प्रक्रिया है वो कैसी होगी, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हम हटाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य निर्वाचन आयुक्तों या प्रादेशिक आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो अन्य किसी को यदि हटाना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की यह प्रक्रिया है और अन्य सदस्यों को हटाना होगा तो वो सिर्फ कौन हटा सकता है, यहाँ पर आपको जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी सिफारिश पर ही हटाया जाएगा। तीसरी बात कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ये तो यहाँ पर हमने देख लिया कि पदच्युत करने संबंधी यहाँ पर क्या क्या अधिकार हैं। अब बात करते हैं कि निर्वाचन जो आयुक्त का कार्यकाल क्या है। तो यहाँ पे देखिए तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों का जो कार्यकाल है राष्ट्रपति के द्वारा 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो निर्धारित किया गया है वहां पर उसका होता है। तो कार्यकाल होगा 6 वर्ष का होगा, लेकिन यदि मान लीजिए उसका 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही वो 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो उसे फिर वहां से हटना पड़ेगा, हट सकता है, क्योंकि यहाँ पर 65 वर्ष भी है और 6 वर्ष भी है, जो पहले पूरा हो जाएगा उसे वो करना पड़ता है। बाकी यहाँ पे कार्य दिए हैं कि निर्वाचन नामावली तैयार करना, योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, सीमांकन, चुनाव तिथियों का निर्धारण करना, नामांकन पक्षों की जांच करना, राजनीतिक दलों को मान्यता व चुनाव चिन्ह आवंटित करना, विवाद निपटाने हेतु न्यायालय का कार्य करना, राजनीतिक दलों हेतु आचार संहिता तैयार करना, चुनाव प्रक्रिया में सुधार, प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को यहाँ पर सलाह देना। ये सारे कार्य हमने पहले भी देखे थे, तो वही सारे काम यहाँ पर भी लिखे हैं कि जो निर्वाचन आयुक्त है
उसका क्या क्या काम है, मूलतः वो निर्वाचन आयोग के अंतर्गत ही कार्य करता है। तो जो निर्वाचन आयोग का कार्य है वही आपका यहाँ पर निर्वाचन आयुक्त का भी कार्य है। तो मूलतः ये सारे जो काम होते हैं वो निर्वाचन आयुक्त के द्वारा देखे जाते हैं। कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान में रखना है। एट द लास्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको जो सदस्य हैं वो ये तीन, आपको वर्तमान समय जो माननीय आयोग है आपका निर्वाचन आयोग है उसके तीन यहाँ पे सदस्य हैं। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं श्री सुनील अरोड़ा है। इसके अलावा जो अन्य जो सदस्य हैं वो एक है सुशील चंद्रा जी और दूसरे हैं श्री राजीव कुमार जी। तो यहाँ पर ये तीन सदस्य आपके आयोग हो गया। तो आज के इस सेशन में हमने यहाँ पर देख लिया निर्वाचन आयोग के बारे में, हमने यहाँ पे जानकारी देखी। नेक्स्ट टॉपिक में किसी और ऐसे ही राष्ट्रीय आयोग के संदर्भ में संवैधानिक आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हो सकता है, लगातार यहाँ पे कई सारे परिवर्तन इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो आप सभी इसका रिवीजन जरूर कर लें। नेक्स्ट टॉपिक में किसी और चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।